नमस्कार साथियों, आज हम आपको बताने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषताएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करो, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करो, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये सब जगह समान चलता है। और आपको ये भी पता है कि आजकल जो सवाल हैं वो आपके व्यवहारिक सवाल आते हैं, इसलिए आपको साथियों टॉपिक को समझने पर ज़्यादा ध्यान रखना होगा। कोई भी टॉपिक आप पढ़ो, और हम यहाँ पर प्रयास करेंगे कि कोई भी टॉपिक हो चाहे उसको बहुत ही सरल तरीका से आपको बताने का प्रयास करेंगे, और जहाँ पर आवश्यकता होगी हम आपको ट्रिक भी बताएंगे जिससे कि आसानी हो जाए समझने में। तो आज हम बताने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान की क्या विशेषता होती हैं। इससे बहुत सारे सवाल बन जाते हैं, क्योंकि आजकल कथन वाले सवाल आते हैं, सही गलत वाले सवाल आते हैं। कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, इस प्रकार के जो सवाल आते हैं उसके लिए थ्योरी आपकी अच्छी होनी चाहिए, यानी कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आप सही कर सकोगे। क्योंकि पिछली बार जो एग्जाम हुआ था रीट का, उसमें बहुत सारे साथियों को यही समस्या आई थी। उनको लगा कि सर पता नहीं सवाल कहाँ से आया है, किस प्रकार से पूछा गया है, पता ही नहीं चल पा रहा है उसमें। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि हमें कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो आप कंसेप्ट क्लियर करिए, इसलिए हमारे जितने भी वीडियो हैं उनको आप एक एक को देखिए। क्रम से हमने एक एक वीडियो बनाया है, बिल्कुल हर टॉपिक को लेकर के वीडियो बनाया है। आप सारे वीडियो लगातार देखिए, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। साइकोलॉजी की टेंशन बिल्कुल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसके अलावा यदि आप संस्कृत आपके पास है, संस्कृत के स्टूडेंट हैं, संस्कृत आप पढ़ना चाहते हो, चाहे रीट के लिए या सेकंड ग्रेड के लिए, तब भी आपको ये सिलेबस पूरा मिल जाएगा। इस चैनल पर आपको संस्कृत का कोर्स भी मिल जाएगा। और यदि आप हमारे ऐप के थ्रू पढ़ना चाहते हो तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है। यदि आप मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू पढ़ना चाहते हैं तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है मिशन करियर क्लासेज, आप उस पर भी पढ़ाई कर सकते हैं। अभी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर हमारा टॉपिक रहेगा शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषताएं। ठीक है, क्या है विशेषताएं, एक एक को हम जानेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे। देखिए, सबसे पहली विशेषता की हम बात करते हैं। लिखा हुआ है, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का मुख्य उद्देश्य मानवीय व्यवहार को निर्देशित एवं संशोधित करना है। ये पहली विशेषता आपको ध्यान रखनी है। क्या है मतलब समझो। कह रहे हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की जो विषय सामग्री है, ठीक है, उस विषय सामग्री का जो मुख्य उद्देश्य है वो है मानवीय व्यवहार को निर्देशित और संशोधित करना। यानी कि जो हमारा मानवीय व्यवहार है, यानी कि जो बालक का व्यवहार है या कोई भी मानव हो सकता है, उस मानव का जो व्यवहार है उस व्यवहार को निर्देशित करना। ठीक है, किस प्रकार से काम को करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसमें आपको निर्देशित करना। और जहां पर आवश्यकता लगे वहां पर संशोधन करना, संशोधित करना, अपडेट करना, परिष्कृत करना, ये काम करना होता है। यानी कि ये सब जो काम होता है वो किसमें? शिक्षा मनोविज्ञान में। तो ये हमारी एक विशेषता हो जाती है। ठीक है, मानवीय व्यवहार को निर्देशित भी करती है और साथ साथ में उसमें संशोधन भी करती है। एक तो ये विशेषता ध्यान रखनी होगी। अगली विशेषता है इसमें साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान है जिसका प्रयोग व्यक्ति के व्यवहार को समझकर उसके अनुसार शिक्षण प्रदान किया जाता है। मतलब शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान है। क्यों? क्योंकि इसका जो प्रयोग है वो व्यक्ति के व्यवहार को जान करके, समझ करके, अच्छे से उसके अनुसार फिर शिक्षण प्रदान किया जाता है, यानी शिक्षण कार्य दिया जाता है। मतलब ये हुआ कि पहले जो बालक है उस बालक को हम अच्छे से समझेंगे, उसके व्यवहार को अच्छे से जानेंगे, उसके बाद ही तो हम शिक्षण प्रदान कर सकेंगे। जैसे मान लो आपको बच्चों के बारे में पता ही नहीं है कि कौन बच्चा किस प्रकार का है, बच्चे के बारे में आपको जानकारी नहीं है, उसके स्तर के बारे में पता नहीं है, उसका आईक्यू लेवल क्या है वो आपको पता नहीं है, तो आप उसको शिक्षण कार्य नहीं करवा सकते, आप उसको अच्छे से नहीं सिखा सकते, आप उसको अच्छे से अधिगम नहीं करवा सकते। तो कहने का मतलब यही है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम उसके व्यवहार को समझेंगे और व्यवहार को समझ करके उसको हम शिक्षण प्रदान करेंगे। तो निश्चित रूप से उसमें आपका कार्य सफल होगा, आप अधिगम करवा पाओगे, आपका शिक्षण कार्य सही होगा। ठीक है, अगली विशेषता है, अगली विशेषता है शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रकृति है वो वैज्ञानिक होती है।
यानी शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रकृति है, इसका जो नेचर है वो वैज्ञानिक होता है। वैज्ञानिक से तात्पर्य है कि जिस प्रकार विज्ञान के अंदर एक सिस्टम से काम होता है, क्योंकि विज्ञान के पास सिद्धांत होते हैं, कुछ नियम होते हैं, उसके अकॉर्डिंग काम किया जाता है, क्रमबद्ध तरीका से काम किया जाता है विज्ञान में, उसी प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान में भी होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रकृति है वो वैज्ञानिक होती है, क्योंकि बालक के व्यवहार का अध्ययन वैज्ञानिक विधियों, नियमों एवं सिद्धांतों के आधार पर शैक्षणिक वातावरण में किया जाता है। बिल्कुल सही सी बात है। यानी कि ये कह रहे हैं कि बालक के व्यवहार का जो अध्ययन होता है वो वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से, कुछ नियम होते हैं उन नियमों के माध्यम से, कुछ सिद्धांत होते हैं उन सिद्धांतों के आधार पर शैक्षणिक वातावरण में ही किया जाता है। ये बात तो आपको पहले ही समझा चुके हैं हम कि शिक्षा मनोविज्ञान जो बालक के व्यवहार का अध्ययन करेगा वो कहाँ करेगा? शैक्षिक माहौल में, यानी शैक्षिक वातावरण में या शैक्षणिक हमारे माहौल के अंदर शैक्षणिक वातावरण होना चाहिए आपका। जैसे आपने सुना होगा बीएड में, बीएसटीसी में आपको बताया जाता है कि सबसे पहले आप कक्षा में जाते ही सबसे पहले माहौल बनाइए, यानी वातावरण का निर्माण करना होता है, जिससे कि बच्चे पढ़ाई के लिए तत्पर हो सकें, तैयार हो सकें। जब तक बच्चे तत्पर या तैयार नहीं होते हैं, आप कितना भी अच्छा पढ़ा लो, अधिगम संभव ही नहीं है, अधिगम हो ही नहीं सकता। इसलिए शैक्षणिक वातावरण में हमें सिखाना होता है, ठीक है। और इसके पास में कुछ हमारे नियम होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ वैज्ञानिक विधियां होती हैं, उन सब के अनुसार, उन सब के आधार पर जो हमारा एक शैक्षणिक वातावरण होता है उसके तहत में हम उनको सिखा पाते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारी एक विशेषता है। आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है, देखिए 4 नंबर पर, शिक्षा मनोविज्ञान छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाने में सक्षम है। बिल्कुल सही लिखा। यानी जो शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से हम बालक के व्यवहार में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन ला सकते हैं। यानी अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन से मतलब है यहाँ पर कि जो व्यवहार मतलब हमें लाना है उसमें, यानी जो जिस प्रकार का व्यवहार या जिस प्रकार का परिवर्तन बच्चे में अपेक्षित है, जिस प्रकार के व्यवहार की उसमें हम अपेक्षा रखते हैं, या फिर यूं कहें कि जिस प्रकार का व्यवहार हम बच्चे का चाहते हैं, ठीक है, यानी कि जो हमारे हिसाब से होना चाहिए, जो अच्छा व्यवहार बच्चे में होना चाहिए, वो अपेक्षित व्यवहार है। समझ गए बात को? तो हम शिक्षा मनोविज्ञान से क्या करेंगे, छात्र के व्यवहार में वो सब अपेक्षित परिवर्तन कर पाएंगे, ठीक है। कैसे? बहुत सारे तरीका होते हैं उसके, ठीक है। बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाने के कई तरीके होते हैं, तो उन सभी तरीकों का आप प्रयोग कर सकते हैं, जैसा भी आपको उचित लगे, समय परिस्थिति विशेष के हिसाब से आपको उनका प्रयोग करना होता है। बहुत सारे नियम होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारी विधियां होती हैं, ठीक है। एक ही बात को सिखाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आपने शिक्षण विधियां पढ़ी होंगी, शिक्षण सूत्र इत्यादि पढ़े होंगे, तो ये सब तरीका है सिखाने के, ठीक है। तो ये हम इन सब का प्रयोग करते हैं, और मनोविज्ञान यही तो कहता है। मनोविज्ञान कहता है कि भाई आप सरल से कठिन की तरफ चलिए, ठीक है। बच्चे को पहले समझिए, बच्चा क्या चाहता है, बच्चे की रुचि को जानिए आप पहले, बच्चे को तत्पर करिए उस चीज को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, फिर आप बताइए उसको, तो निश्चित रूप से आप उसमें वो परिवर्तन कर सकोगे जो आपको उसमें करने चाहिए, जो आपके लिए अपेक्षित हैं, वो सारे परिवर्तन बच्चे में हो सकेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं अगली विशेषता। आगे लिखते हैं 5 नंबर पे, शिक्षा मनोविज्ञान एक सकारात्मक विज्ञान है। बहुत ही सही लिखा है, ये बहुत ही सुंदर पंक्ति है। शिक्षा मनोविज्ञान एक सकारात्मक विज्ञान है, क्योंकि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो केवल सकारात्मक पक्ष पर ज्यादा जोर देता है, ना कि नकारात्मक पर, और होना भी चाहिए। क्योंकि जब तक हम सकारात्मक नहीं रहेंगे तब तक ये मानकर चलो कि हम बहुत सारे कामों को तो कर ही नहीं सकते। जब हम पहले से ही ऐसी धारणा बना लेंगे, पहले से ही हम अपना मानस बना लेंगे कि ये काम तो मेरे से नहीं हो सकता, तो फिर निश्चित मान के चलो कि वो काम आपसे पूरी तरीका से नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप खुद मान रहे हैं ऐसा, क्योंकि आपका मन खुद ऐसा कह रहा है। और जब आपका मन कहेगा कि नहीं मैं तो कर सकता हूं ये काम, कोई प्रॉब्लम नहीं है
नहीं कोई दिक्कत नहीं, मैं कर लूंगा। यदि ऐसी आवाज आ रही है, यदि ऐसा आपके मन से ऐसा सुनाई दे रहा है आपको, तो निश्चित रूप से मान लो कि आप सकारात्मक हैं उसको लेकर के, और निश्चित रूप से आप उसमें सफल हो जाएंगे। इसलिए आप अपने काम में सकारात्मक रहें। सकारात्मक जो ऊर्जा मिलती है उस ऊर्जा से आप अच्छा कर सकते हैं, यही एक फैक्ट है। तो इसलिए उस सकारात्मक ऊर्जा का हमें उपयोग लेना है। तो तभी तो लिखा है यहां पर कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो सकारात्मक विज्ञान है, क्योंकि सकारात्मक पक्ष की तरफ जोर दिया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे लिखते हैं यहां पर, देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान विकास का विज्ञान भी कहा जाता है। बिल्कुल सही है, यानी कि इसमें सभी प्रकार के विकासों की बात की जाती है, सभी प्रकार के विकासों पर जोर दिया जाता है। कौन सा विकास किस प्रकार से होना चाहिए, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस प्रकार से उसके विकास को हम और अच्छे प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी बातों का इसमें ध्यान रखा जाता है और उसी के अकॉर्डिंग इसमें हमें बहुत सारी चीज़ों को बताया जाता है। आगे इसमें और अच्छे से लिखा है, देखिए, कह रहे हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान विकास का विज्ञान भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें यही प्रयास किया जाता है कि छात्रों का अधिकतम विकास कैसे हो। क्योंकि हमारा इसमें केवल एक ही प्रयास रहता है कि छात्रों का अधिकतम विकास किस प्रकार से हो, यानी कि उसको हम कह सकते हैं चहुमुखी विकास, या फिर कह सकते हैं सर्वांगीण विकास। तो सर्वांगीण विकास या चहुमुखी विकास किस प्रकार से हो सकता है, इसके लिए हमें मनोविज्ञान बताता है। तो मनोविज्ञान की हम सहायता से बच्चे का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी रूप का विकास है उसको हम कर सकेंगे। यदि आपको शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान है तो निश्चित रूप से आप बच्चे के सभी अंगों में विकास कर सकोगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा इसमें बिंदु रहेगा 7 नंबर का, शिक्षा मनोविज्ञान एक सामाजिक विज्ञान है, क्योंकि यह मानव समाज का अध्ययन भी करता है। तो बिल्कुल इसमें बहुत ज्यादा कोई समझाने वाली बात नहीं है, साफ लिखा है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है ये एक सामाजिक विज्ञान है। निश्चित रूप से क्योंकि यह मानव समाज का अध्ययन भी करता है, क्योंकि जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसके अंदर मानव समाज का भी अध्ययन किया जाता है, तो इसीलिए तो कहा है कि यह सामाजिक विज्ञान है। आगे देखते हैं, अगला हमारा बिंदु है 8 नंबर। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षक पहले से ही विद्यमान वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग और अधिक व्यावहारिक शिक्षण के लिए करता है, अतः यह एक अनुप्रयुक्त या व्यावहारिक विज्ञान भी है। देखो यहां से भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। कैसे? कहा गया कि शिक्षा मनोविज्ञान अनुप्रयुक्त विज्ञान है अथवा नहीं, या फिर कथन में आ जाता है कई बार कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। मान लो उसमें पंक्ति आ जाती है कि शिक्षा मनोविज्ञान अनुप्रयुक्त विज्ञान नहीं है। अब हमें ये क्लियर नहीं है, मान लो ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में नहीं आया है, तो आप यहां पर कंफ्यूजन में पड़ जाओगे। आपको लगेगा कि ये अनुप्रयुक्त क्या होता है पता नहीं, और एक लाइन आ जाती है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यावहारिक विज्ञान है। तो अब व्यावहारिक और अनुप्रयुक्त मतलब सेम है, ठीक है, ऐसे आपको समझ लेना है। तो यहां पर कहने का तात्पर्य हो गया साथियों कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर शिक्षक पहले से ही जो विद्यमान वैज्ञानिक ज्ञान होता है, जो पहले से ही पूर्व निर्धारित जो ज्ञान होता है, उन ज्ञान के आधार पर ही हम क्या करते हैं, शिक्षण कार्य करवाते हैं। तो यहां पर कहने का तात्पर्य हो गया कि हमारा जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो अनुप्रयुक्त विज्ञान है। कैसा है? अनुप्रयुक्त। अनुप्रयुक्त को हम व्यवहारिक भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो पहले से ही पूर्व निर्धारित जो ज्ञान होता है उस ज्ञान के प्रयोग और अधिक व्यवहारिक शिक्षण के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं। चलिए साथियों, अगला बिंदु है हमारा 9 नंबर। लिखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने की एक कड़ी है। बिल्कुल सही है। तो साथियों यहां पर इस लाइन का मतलब हो जाता है कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो शिक्षा और मनोविज्ञान इन दोनों को जोड़ने की एक कड़ी है। इन दोनों को आपस में परस्पर जोड़ने का काम करती है शिक्षा मनोविज्ञान। अब आपको हम थोड़ा सा शॉर्ट में बता देते हैं कैसे करती है। आपको पता है कि जो शिक्षा होती है, शिक्षा के माध्यम से क्या होता है बताइए आप। शिक्षा का मतलब सीखना या सिखाने से हम ले सकते हैं। तो शिक्षा के माध्यम से हम परिष्कार करते हैं, यानी जो विकसित नहीं है उसका विकास करते हैं, उसको डेवलप करते हैं, उस चीज को क्रिएट करते हैं बालक के अंदर। लेकिन कैसे करना है, किस प्रकार से यह संभव है,
यानी बच्चे में हम किस प्रकार से कोई चीज सिखा सकते हैं, कोई चीज विकसित कर सकते हैं, उसके लिए हमें मनोविज्ञान की सहायता लेनी पड़ती है, क्योंकि इसमें हमारी मनोविज्ञान सहायता करता है। क्यों? क्योंकि मनोविज्ञान के पास में कुछ नियम होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं। उन्हीं नियम और सिद्धांतों के आधार पर हम बालक के अंदर उनमें संशोधन कर सकते हैं। बालक में जो चीजें नहीं हैं, जो बातें नहीं हैं, जो ज्ञान नहीं है, उसको विकसित कर सकते हैं, उसको सिखा सकते हैं मनोविज्ञान की सहायता से। इसीलिए कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने की कड़ी है, ना कि तोड़ने की। ठीक है, आगे देखिए, आगे लिखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का सीधा संबंध शिक्षण में सीखने से है। बिल्कुल है भाई, शिक्षा मनोविज्ञान का जो सीधा संबंध है वो शिक्षण कार्य के अंदर सीखने से है। बिल्कुल, क्योंकि सीखने पर ज्यादा जोर दिया जाता है। हाँ, बिल्कुल सही लिखा है। इसका मतलब है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण में सीखने पर ज्यादा जोर देता है। यानी कि हमारी जो शिक्षण की एक प्रक्रिया होती है, उस शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे ज्यादा जो जोर दिया जाता है वो अधिगम की प्रोसेस पर दिया जाता है कि बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं, बच्चा सीख रहा है नहीं, बच्चे को बोध हो रहा है या नहीं, इस बात पर ज्यादा जोर दिया जाता है। तभी तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो संबंध होता है वो शिक्षण कार्य के अंदर सीखने से ज्यादा होता है। तो यह भी एक प्रकार की विशेषता है इसकी। आगे लिखते हैं, अगला बिंदु है साथियों हमारा 11 नंबर का। देखिए एक बार समझते हैं क्या है। लिखा है, शिक्षा मनोविज्ञान बालक के जन्म से पूर्व ही उसके अध्ययन की शुरुआत कर देता है। यानी कि बच्चे का जन्म नहीं हुआ और बच्चा गर्भावस्था में है, तब से ही वह सीखना प्रारंभ कर देता है, उसके अध्ययन की शुरुआत कर देता है, ऐसा शिक्षा मनोविज्ञान मानता है। तो यह भी एक प्रकार की विशेषता है। ऐसा हमें उदाहरण भी मिलता है। आपने अभिमन्यु को सुना होगा, अभिमन्यु के बारे में ये जाना होगा कि भाई अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर जो प्रवेश करना सीखता है वो माता के गर्भ में ही सीख लेता है। उसको बाहर जन्म लेने के बाद में नहीं सिखाया गया था, वो मां के गर्भ में जब था तभी सीख गया था, ऐसे मानते हैं। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान हमारा ये मानता है कि जो बच्चे होते हैं वो जन्म पूर्व स्थिति से ही सीखना प्रारंभ कर देते हैं, उनकी अध्ययन की स्थिति स्टार्ट हो जाती है। आगे चलते हैं, आगे लिखा है, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रयोग व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन एवं विश्लेषण करने में किया जाता है। यह भी हमारी एक विशेषता हो जाती है शिक्षा मनोविज्ञान की। क्या इसमें कह रहे हैं कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है उस शिक्षा मनोविज्ञान का प्रयोग व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने में, यानी कि व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, किस प्रकार का व्यवहार है, कैसे व्यवहार की अपेक्षा है हमें, किस प्रकार के परिवर्तन होने चाहिए। ठीक है, संपूर्ण व्यवहार का अध्ययन करना, उसके बाद में विश्लेषण करने पर जोर दिया जाता है, फिर उसके बाद में विश्लेषण किया जाता है। ठीक, ऐसे आगे चलते हैं। आगे लिखा है यहां पर देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का सीधा संबंध शिक्षण में अधिगम क्रियाकलापों से होता है। बिल्कुल, शिक्षा मनोविज्ञान का जो सीधा संबंध होता है वो शिक्षण प्रोसेस के अंदर अधिगम क्रियाकलापों से होता है कि बच्चे को अधिगम हो रहा है या नहीं हो रहा है, बच्चा किस प्रकार से सीखता है, बच्चे को सीखने में कौन कौन सी बाधाएं आ सकती हैं, बच्चे को सीखने में मतलब कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना होता है। तो उन कठिनाइयों को समझ करके, जान करके उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है, जिससे कि बच्चा आसानी से सीख सके, अधिगम उसको अच्छे से हो सके। तो यहां पर अधिगम की क्रियाकलाप जितने भी होते हैं उन सबसे यहां पर हमारा संबंध होता है। ठीक है, इसीलिए लिखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो सीधा संबंध है वो शिक्षण प्रक्रिया में अधिगम क्रियाकलापों से होता है। ठीक है, आगे लिखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति विश्लेषणात्मक होती है। यानी कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसका जो नेचर है, उसकी जो प्रकृति है वो विश्लेषणात्मक होती है। हर मुद्दे को, हर बात को, हर बिंदु को इसमें विश्लेषण करने पर जोर दिया जाता है, जिससे कि उसमें स्पष्टता आ सके। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं, हमारा सेकंड लास्ट बिंदु और है इसमें, देखते हैं। लिखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान तथ्यों तथा मूल्यांकन दोनों पर आधारित होता है, अतः इसे विधायक एवं नियामक दोनों प्रकार का विज्ञान माना जाता है। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो तथ्यों पर भी आधारित होता है और मूल्यांकन पर भी आधारित होता है, यानी दोनों ही तथ्यों को लेकर के चलता है। यानी कि तथ्य भी उसके पास होने चाहिए, जब तक उसके पास तथ्य नहीं होंगे, तथ्य से यहां पर मतलब है आंकड़े।
ठीक है। जब तक हमें हमारे पास कोई आंकड़े नहीं है मान लो, तब तक हम मूल्यांकन कैसे करेंगे भाई? तो तथ्य भी होने चाहिए, तथ्यों के आधार पर हमें मूल्यांकन करना होता है। तो कह रहे हैं कि तथ्यों तथा मूल्यांकन इन दोनों पर आधारित होता है। ये दोनों चीज होंगी तभी जाकर के हम आगे निष्कर्ष की तरफ पहुंचते हैं, ठीक है। इसीलिए शिक्षा मनोविज्ञान को विधायक या नियामक दोनों प्रकार का विज्ञान माना जाता है। क्योंकि जो विधायक तो इसलिए क्योंकि ये तथ्यों पर आधारित होता है, और नियामक इसलिए क्योंकि ये मूल्यांकन पर भी आधारित होता है, ठीक है। एक लास्ट बिंदु और है, उसको भी समझते हैं 16 नंबर पे। शिक्षा मनोविज्ञान एक वस्तुपरक विज्ञान है। देखो यहां से भी प्रश्न बन जाता है, मान लो आ गया कि कौन सा कथन सत्य है, और लाइन आती है लिखी, शिक्षा मनोविज्ञान एक वस्तुपरक विज्ञान है। अब मान लो आपको समझ में नहीं आएगा वस्तुपरक होता क्या है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं मटेरियल साइंस, क्योंकि बिना मटेरियल के इसमें कुछ अध्ययन होगा नहीं भाई। किसका अध्ययन करेंगे? इसमें मटेरियल की पहले बात की जाती है, वस्तु की बात की जाती है। यानी वस्तु से यहां पर तात्पर्य है कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई मानव हो सकता है, कोई बालक हो सकता है। उसको आधार बिंदु बना करके ही तो हम काम करेंगे, ठीक है। उसके व्यवहार को देखेंगे, उसके बाद में उसमें कौन कौन सी चीज़ों में परिवर्तन होना चाहिए, उसके व्यवहारगत जो अपेक्षित परिवर्तन है उसको मतलब कैसे हम कर सकते हैं, इस बारे में विचार किया जाता है। फिर विश्लेषण किया जाता है, तथ्य इकट्ठे किए जाते हैं, उसके बाद में हम उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये सारी तमाम बातों को इसमें ध्यान रखा जाता है। इसीलिए शिक्षा मनोविज्ञान के लिए कहा गया है कि ये वस्तुपरक विज्ञान है, क्योंकि इसमें मटेरियल पर जोर दिया जाता है, मटेरियल पर ध्यान दिया जाता है। मटेरियल को पहले समझना होता है, उसके बाद ही हम निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। तो इस प्रकार साथियों यहां पर आपने देखा कि शिक्षा मनोविज्ञान की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। हमने जितनी भी विशेषताएं बताई हैं ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, हर लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से आपके प्रश्न बन सकते हैं। साथियों आपको पता है कि आजकल जो एग्जाम्स हैं उनमें कथन वाले सवाल भी आते हैं, कौन सा गलत है कौन सा सही है, ऐसे भी सवाल आते हैं, और ये एग्जाम में कई बार बहुत कठिन हमारे लिए हो जाते हैं। इसलिए आपको थ्योरी पर ज़्यादा विशेष जोर देना होगा, इसलिए हर बिंदु को आपको समझना होगा जिससे कि आपके सवाल गलत नहीं हों। तो आज का हमारा बिंदु पूरा हो जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषताएं। आगे हम आपसे बात करेंगे अगले बिंदु पर, तो अच्छे से वीडियो को देखें, अच्छे से हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहां से भी आप डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और प्ले स्टोर पर जाकर के आप लिखें मिशन करियर क्लासेज तो आपको वहां पर दिख जाएगा। जैसे कि स्क्रीन पर लोगो दिख रहा है, इस लोगो को आप पहचान लें, उसके बाद में आप डाउनलोड करें, अच्छे से उस पर पढ़ाई कर सकते हैं। उसमें आपको कोर्स बहुत ही सस्ता कोर्स मिल जाएगा आपको, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको 150-200 रुपये के अंदर आपको पूरा कोर्स मिलता है। पीडीएफ नोट्स भी वहां पर दिए जाएंगे आपको, लाइव क्लास भी आपको बीच बीच में रखी जाएगी, और रिकॉर्डेड क्लास भी आपको मिलेंगी, बहुत अच्छे से आपको मिल जाएगा। यदि आप यूट्यूब के थ्रू पढ़ना चाह रहे हैं तो यूट्यूब पर भी पढ़ सकते हैं, दोनों जगह आपको सुविधाएं मिल रही हैं। जैसा आपको उचित लगे, जैसा आपको अच्छा लगे, आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताएं, और कोई भी आपका सवाल है इस टॉपिक को लेकर के तो आप निश्चित रूप से सवाल करिए, निश्चित रूप से आपके सवाल का उत्तर मिलेगा। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।